एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रही है तो उसको हम प्रैक्टिकली में कैसे चेक कर सकते हैं, क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि बूस्ट वोल्टेज अगर नहीं बन रही है तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। बूस्ट वोल्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, टिकोन आईसी को चेक करेंगे, इप्रोम आईसी को चेक करेंगे, लेवल शिफ्टर आईसी को चेक करेंगे, गामा आईसी को चेक करेंगे और जो सोर्स काफ लगी होती है इसको चेक करेंगे कहीं डैमेज तो नहीं है। यह सब स्टेप बाय स्टेप इस पूरे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यह वीडियो लंबा बन सकता है लेकिन अगर आप लोग यह पूरा वीडियो देख लेंगे आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप ये जो सब आईसी है कैसे चेक करें। इससे पहले बूस्ट वोल्टेज बनने से पहले क्या क्या बनता है इसका पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। ये जो है पार्ट 2 है, उसमें पूरा डिटेल बता दिए हैं कि बूस्ट वोल्टेज कैसे बनता है, यानी बूस्ट वोल्टेज बनने के लिए क्या क्या हमको सर्किट चेक करना होगा, कैसे बनती है बूस्ट वोल्टेज। पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। एंड्रॉइड बोर्ड हो, चाहे पावर सप्लाई हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे पैनल हो, बिना डाटा शीट का कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं एक नॉर्मल मल्टीमीटर से। अगर यह सीखना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। जिससे क्या होगा, आपको हर एक नया वीडियो आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप देख सकते हैं। पैनल रिपेयर के लिए बुक लॉन्च किए हैं। इस बुक को लेकर आप लोग पूरी पैनल फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। आप लोगों को पूरा डिटेल मिल जाएगा और किस हिसाब से हमको उसमें रिपेयर करना है पूरा डिटेल आप लोगों को इस बुक में मिलेगा। पैनल का ही ये बुक है, यानी पूरा आप लोगों को पैनल के बारे में देखने को मिलेगा, किस हिसाब से रिपेयर करना है। तो बुक लेने के लिए आप लोगों को दिखाए गए नंबर पर कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम टिकोन आईसी को चेक करेंगे। जो टिकोन आईसी होती है उसमें हम देखेंगे कि अगर बूस्ट वोल्टेज अगर नहीं बन रही है तो जो टिकोन आईसी होगी, टिकोन आईसी में क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए, यह वीडियो लंबा बन सकता है, यह वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बूस्ट वोल्टेज नहीं बनती है तो कैसे कैसे चेक करना है, पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इससे पहले जो टिकोन आईसी होगी, अगर टिकोन आईसी से अनेबल वोल्टेज निकलेगा तभी जाकर डीसी टू डीसी आईसी से बूस्ट वोल्टेज बनेगा। इससे पहले हमको देखना होगा जो टिकोन आईसी होती है, टिकोन आईसी की वीसीसी सप्लाई से लेकर, यानी टिकोन आईसी को क्या क्या मिलना चाहिए, मिलने के बाद ही टिकोन आईसी अनेबल वोल्टेज निकालेगी। टिकोन आईसी को क्या क्या वोल्टेज चाहिए पहले हमको शुरू से समझना होगा। अनेबल वोल्टेज निकलने तक अनेबल वोल्टेज कैसे बनता है उससे पहले ये सब आपको समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हमको देखना होगा कि जो वोल्टेज बनेगी किस हिसाब से बूस्ट वोल्टेज बनेगी, तब जाकर हम पता कर सकते हैं कि बूस्ट वोल्टेज अगर नहीं बन रही है तो क्या क्या चेक करना होगा। पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस प्रकार से बूस्ट वोल्टेज बनती है, तभी जाकर हम पता कर सकते हैं कि अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रही है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। वीसीसी वोल्टेज होता है 3.3 वोल्ट की पैनल होगी तो 3.3 वोल्ट आएगा। अगर 5 वोल्ट का पैनल होगा तो 5 वोल्ट आएगा। अगर 12 वोल्ट का पैनल होगा तो 12 वोल्ट आएगा। इस प्रकार से वीसीसी सप्लाई एलवीडीएस पे आ जाएगा। वीसीसी सप्लाई से पहले क्या किया जाएगा, फर्स्ट जो वोल्टेज होगा वीडीडी 3.3 वोल्ट बनाया जाएगा। टिकोन जो आईसी लगी होती है यह टाइमिंग कंट्रोल आईसी होती है। पूरा पैनल को काम करने के लिए टिकोन आईसी की जरूरत होगी। टिकोन आईसी की जो वीसीसी सप्लाई होगी, यानी टिकोन आईसी की जो जिस हिसाब से उसको काम करना होगा वोल्टेज चाहिए, तब जाकर टिकोन आईसी काम करेगी। क्या होगा, फर्स्ट जो होगा वीडीडी वोल्टेज बनाया जाएगा जो 3.3 वोल्ट होता है। अगर 3.3 वोल्ट की पैनल होगी तो क्या होगा, डायरेक्ट 3.3 वोल्ट वीडीडी वोल्टेज बन जाएगा। अगर 5 वोल्ट का पैनल होगा तो एक रेगुलेटर लगाकर 3.3 वोल्ट बना लिया जाएगा। अगर 12 वोल्ट का पैनल होगा तो उस केस में क्या होगा, डीसी टू डीसी आईसी के बक कन्वर्टर द्वारा वीडीडी वोल्टेज 3.3 वोल्ट बना लिया जाएगा। इस प्रकार से जो वीडीडी वोल्टेज होता है, फर्स्ट जो होता है पैनल में वीडीडी वोल्टेज बनाया जाता है, क्योंकि टिकोन आईसी की वीसीसी सप्लाई 3.3 वोल्ट होती है। तो क्या होगा, टिकोन आईसी को दे दिया जाएगा और टिकोन आईसी को चलने के लिए अब दूसरा जो वोल्टेज चाहिए वह वीकोर वोल्टेज चाहिए। इसके बाद जो दूसरा वोल्टेज पैनल में बनाया जाएगा वह वीकोर वोल्टेज बनाया जाएगा, जिससे टिकोन आईसी बराबर काम कर सके। तो वीकोर वोल्टेज बनाने के लिए अलग से रेगुलेटर भी लगाया जा सकता है। अगर रेगुलेटर 3 पिन की नहीं लगी होगी तो डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी के बक कन्वर्टर द्वारा वीकोर वोल्टेज टिकोन आईसी को दे दिया जाएगा। टिकोन आईसी को वीकोर
वोल्टेज मिल जाने के बाद जो पैनल की पूरी सॉफ्टवेयर EEPROM IC में होती है तो EEPROM IC की VCC सप्लाई होगा EEPROM IC पर चला जाएगा, जिससे क्या होगा EEPROM IC जो होगी और टिकोन IC होगी SCL और SDA से कनेक्ट होगा। SCL क्या करता है, यह समय निर्धारित करता है। टिकोन IC और EEPROM IC यह समय निर्धारित कर लेती है कि किस हिसाब से कैसे क्या काम कराना होता है, और जो SDA पिन होती है हाली हाली पहुंचाने का काम करता है। समय जो निर्धारित SCL कर देता है उस हिसाब से SDA पिन जो होता है यह हाली हाली पहुंचाने का काम करता है। इस प्रकार से VDD वोल्टेज मिल गया टिकोन IC को, VCOR वोल्टेज मिल गया, टिकोन IC और EEPROM IC मिलकर काम करने लगेगा। पूरी पैनल की जो क्षमता होगी रैम पर ही निर्धारित करेगा कि किस हिसाब से वह काम करेगा। जो रैम होगी जिस हिसाब से पैनल को काम कराना होगा उस हिसाब से रैम हो सकता है। अगर DDR1 रैम है तो 2.5 वोल्ट होगा, अगर DDR2 रैम है तो 1.8 वोल्ट बनेगा, अगर DDR3 रैम है तो 1.5 वोल्ट बनेगा, अगर DDR4 रैम होगा तो 1.2 वोल्ट बनेगा। यानी जो फर्स्ट वोल्टेज जो बनेगी VDD वोल्टेज बनेगा, उसके बाद जो सेकंड वोल्टेज बनेगा VCOR वोल्टेज बनेगा, और जो थर्ड वोल्टेज बनेगा EEPROM IC की VCC सप्लाई दिया जाएगा, जिससे कि टिकोन IC EEPROM IC बराबर काम कर सके। उसके बाद जो चौथा होगा रैम की सप्लाई बनेगा। यह सब वोल्टेज ओके हो जाने के बाद टिकोन IC और EEPROM IC जब बराबर काम करने लगेगा तो बराबर काम करने के बाद ही क्या होगा, टिकोन IC निर्देश करेगा DC to DC IC को वोल्टेज बनाने के लिए, यानी बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए। हो सकता है VCC सप्लाई से ही अनेबल वोल्टेज मिल जाए जिससे बूस्ट वोल्टेज बने, या हो सकता है टिकोन IC से अनेबल वोल्टेज आए, जिससे अनेबल जो वोल्टेज होती है 3.3 वोल्ट होती है, वह जो अनेबल वोल्टेज होगा DC to DC IC पर जाएगा, तब जाकर बूस्ट वोल्टेज बनता है। बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रही है तो हमको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप ये सब चेक करना होगा कि जो वोल्टेज है बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि अगर ये सब वोल्टेज में भी प्रॉब्लम होगा तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा। यानी बूस्ट वोल्टेज बनने के लिए यह सब वोल्टेज बराबर बनना चाहिए, जाकर बूस्ट वोल्टेज बनेगा। अगर यह सब वोल्टेज टिकोन IC को बराबर मिल रही है तब जाकर अनेबल वोल्टेज निकलेगा, जिससे बूस्ट वोल्टेज बनेगा। जो अनेबल वोल्टेज होगा DC to DC IC पर जाएगा, जिससे बूस्ट वोल्टेज बनने लगेगा। अब EEPROM IC पर देखेंगे, EEPROM IC से प्रॉब्लम देखेंगे। अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रही है तो EEPROM IC में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर EEPROM IC में सॉफ्टवेयर ओके होगी और EEPROM IC में जब VCC सप्लाई मिल जाएगा, उसके बाद जो टिकोन IC होती है, जो EEPROM IC होती है, दोनों का इसका कम्युनिकेशन होता है। SCL और SDA से कम्युनिकेशन होता है। SCL जो होता है यह समय निर्धारित करता है। दोनों का कम्युनिकेशन देखकर हाली हाली यह समय निर्धारित करता है किस हिसाब से काम करना है, और जो SDA पिन होता है यह हाली हाली डाटा प्रदान करने लगता है। जिस हिसाब से समय निर्धारित होगा उस हिसाब से हाली हाली यह डाटा प्रदान करेगा। उस हिसाब से EEPROM IC में यह सब सॉफ्टवेयर ओके होना चाहिए। अगर EEPROM IC में सॉफ्टवेयर ओके नहीं है तो SCL और SDA से कमांड बराबर नहीं जा पाएगा, जिससे क्या होगा, हो सकता है टिकोन IC अनेबल वोल्टेज न दे पाए, यह भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि अगर EEPROM IC पर VCC सप्लाई नहीं जाएगा तो जिससे क्या होगा, EEPROM IC काम नहीं करेगी। अगर टिकोन IC की सभी वोल्टेज ओके होगी उसके बाद भी अनेबल वोल्टेज नहीं निकलेगा, क्योंकि EEPROM IC जब तक काम नहीं करेगी तब तक बराबर जो है टिकोन IC नहीं काम कर पाएगी, क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर पैनल का EEPROM IC में होती है। इसलिए हमको EEPROM IC को देखना होगा। EEPROM IC को हमको देखना होगा उसकी VCC सप्लाई और सॉफ्टवेयर ओके होना चाहिए, तब जाकर SCL और SDA से समय निर्धारित होगा और हाली हाली डाटा लेन देन होने लगेगा, जिससे टिकोन IC पूरा वोल्टेज ओके होने के बाद अनेबल वोल्टेज दे देती है। इस प्रकार से EEPROM IC को भी चेक कर लेंगे। अब देखिए DC to DC IC को अब हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रही है, DC to DC IC में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है DC to DC IC इंटरनली डैमेज हो, यह भी हो सकता है। इसको हमको देख लेना होता है। DC to DC IC के ऊपर से पता चलता है कि यह फट गया है, उस हिसाब से भी खराब हो सकता है। और जो DC to DC IC होती है उसकी VCC सप्लाई जो होती है, पैनल जिस हिसाब से होगी, अगर 3.3 वोल्ट का पैनल होगा, चाहे 5 वोल्ट का पैनल होगा, चाहे 12 वोल्ट का पैनल होगा, जो वोल्टेज होगा डायरेक्ट DC to DC IC पर जाएगा। अगर यह VCC वोल्टेज DC to DC IC पर नहीं जाएगी तभी भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि अगर टिकोन वोल्टेज ओके होने के बाद अगर अनेबल आता है, अगर इसकी VCC सप्लाई नहीं बनेगी तभी भी वोल्टेज नहीं बनेगा। अगर 3.3 वोल्ट की पैनल है तो डायरेक्ट टिकोन IC को VCC सप्लाई मिल सकता है, उसके बाद अनेबल वोल्टेज निकल सकता है। लेकिन अगर DC to DC IC की VCC सप्लाई अगर नहीं जाएगी तो उस केस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। पैनल के बनावट के हिसाब से हमको देखना होगा,
यानी डीसी टू डीसी आईसी को इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसके बाद जो इसकी बूस्ट वोल्टेज निकलती है, बूस्ट वोल्टेज भी हमको चेक कर लेना होता है। इसकी फर्स्ट बूस्ट वोल्टेज बनता है एबीडीडी बनता है। कहीं भी एबीडीडी में शार्टिंग होगा जिससे क्या होगा, वीजीएच यह सब वोल्टेज नहीं बनेगी, क्योंकि जो फर्स्ट बूस्ट वोल्टेज बनता है वह एबीडीडी ही बनता है। एबीडीडी वोल्टेज बनने के बाद वीजीएच वोल्टेज बनता है, तो इसको हमको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। एबीडीडी, वीजीएच, वीजीएल, एचवीडीडी ये सब जो वोल्टेज होगा, इसमें कहीं भी अगर शार्टिंग होगा तो डीसी टू डीसी आईसी प्रोटेक्शन में जा सकती है, जिससे क्या होगा, यह आईसी काम नहीं करेगी। यानी किसी भी बूस्ट वोल्टेज में अगर शार्टिंग होगा तो क्या होगा, डीसी टू डीसी आईसी प्रोटेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि जो इसमें प्रोटेक्शन पिन दिया गया होता है, अगर यह प्रोटेक्शन पिन नहीं होगा, अगर आउटपुट में शार्टिंग होगा, जिससे क्या होगा, डीसी टू डीसी आईसी शार्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए उसमें प्रोटेक्शन पिन दिया गया होता है, जो सोर्स काप लगी होती है, जो सोर्स काप पर एबीडीडी वोल्टेज जाता है। तो अगर बूस्ट वोल्टेज एबीडीडी भी अगर नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, अगर सोर्स काप डैमेज होगा, सोर्स काप डैमेज होने पर भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि बूस्ट वोल्टेज में से किसी भी बूस्ट वोल्टेज में प्रॉब्लम आएगा, डीसी टू डीसी आईसी वोल्टेज नहीं बनाएगी। देखिए जो गेट लाइन शार्टिंग होती है, अगर गेट लाइन शार्टिंग है तब कैसे हम चेक कर सकते हैं। देखिए जो गेट लाइन होती है लेफ्ट से भी जाता है और राइट से भी जाता है। जो गेट लाइन होती है, गेट लाइन को हमको देख लेना होता है। गेट लाइन प्रॉब्लम होने से, शार्टिंग होने से बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगी। इसमें अलग अलग प्रकार से हमको फॉल्ट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि पिक्चर न बने, या हो सकता है पिक्चर बने उसमें कहीं से प्रॉब्लम आए। अगर गामा आईसी भी खराब होगी तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बन सकता है, क्योंकि जो एबीडीडी वोल्टेज होता है यह डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी से निकलता है, डायरेक्ट गामा आईसी पर चला जाता है। गामा आईसी खराब होगा, बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगी। अगर लेवल शिफ्टर आईसी जो लगी होती है यह भी अगर खराब होगी तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी जो होती है इसकी वीसीसी सप्लाई वीजीएच होता है, और वीजीएल और वीडीडी जो वोल्टेज होता है यह लेवल शिफ्टर आईसी की वीसीसी सप्लाई होती है। इसलिए लेवल शिफ्टर आईसी प्रॉब्लम होने से, गामा आईसी प्रॉब्लम होने से भी सर्किट के बनावट के हिसाब से बूस्ट वोल्टेज नहीं बन सकता है। यानी बूस्ट वोल्टेज जो बनता है आउट में, कहीं भी शार्टिंग होगा, अगर ये बूस्ट वोल्टेज जहां जहां जा रहा है अगर कहीं भी शार्टिंग हो जाएगा आउटपुट में, तो यह बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगी। इससे क्या होगा, डीसी टू डीसी आईसी प्रोटेक्शन में चली जाएगी। मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।